पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और भारत लाइव का खास कार्यक्रम भीतर की बात देख रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं उन सारे मुद्दे पे जो शायद आपको पता नहीं हो, और ये सारी बातें जो है वो अंदर की बात होती है। आज चर्चा करेंगे तीसरे चरण में होने वाले चुनाव की। कौन कौन से क्षेत्र हैं, पहले आपको वो बता दें। झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया और खगड़िया, इन 5 सीटों पर नामांकन में फंस गए हैं पेच। अभी तक उम्मीदवार कहीं ना कहीं नाम नहीं सामने आया आरजेडी की तरफ से, और क्या कुछ है अंदर की बात और कहाँ पेच फंस रहा है, सब कुछ जानेंगे। हम अपने बाबा से सीधे जुड़ते हैं। सर, आखिरकार तीसरे चरण में अब काफ़ी कम समय रह गया है, 4 मई को मतदान है, लेकिन अभी तक आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं हुई है। मैं थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, 4 मई को नहीं, 7 मई को वहाँ वोटिंग होगी। लेकिन इसके पहले आपको ये देखना होगा कि नामांकन जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है किसी भी चुनाव की, वो नामांकन की प्रक्रिया कब है, कब समाप्त होगी, और नामांकन की प्रक्रिया में क्या कुछ हो रहा है। तो 19 मई को जो नामांकन की प्रक्रिया है वो समाप्त हो रही है। लेकिन अभी तक जो वर्तमान परिस्थिति बनी है तीसरे चरण की, उसमें नामांकन की प्रक्रिया में बहुत पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है महागठबंधन। सबसे पहले तो आपने उन 5 क्षेत्रों का नाम बता दिया है। सबसे पहले आपने मधेपुरा की चर्चा की है, और मधेपुरा में जहां एक तरफ एनडीए ने अपने पुराने छत्र पर ही भरोसा किया है, दिनेश चंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि कई नाम सामने से आ रहे हैं। मधेपुरा में कहा जाता है कि यहाँ यादवों का वर्चस्व है और वही जीत हार का फैसला करते हैं। तो बात अगर मधेपुरा की करें तो मधेपुरा में अभी तक राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार फाइनल नहीं किया है। अगर किया भी होगा तो भीतर ही भीतर होगा, बाहर तो आया नहीं है। कई नाम इसमें आ रहे हैं। एक नाम तो आ रहा है जो सबसे ज़्यादा 17 महीने की सरकार में विवादित व्यक्ति रहे हैं, चंद्रशेखर, उनका नाम आ रहा है। इसके अलावा भी कई नाम सामने नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि राष्ट्रीय जनता दल आखिर किस पर भरोसा करती है। इसके अलावे आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि मधेपुरा का क्षेत्र जो है वो पहले जाना जाता था शरद यादव के नाम से। उनके पुत्र का भी नाम इस चुनाव में आ रहा था कि उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन दूर दूर तक अभी चर्चा उस बात की नहीं हो रही है। क्या स्ट्रेटजी बनाया है लालू प्रसाद ने, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नाम जब अनाउंसमेंट हो जाएगा तो मधेपुरा में साफ हो जाएगा कि ये चुनाव किस करवट बैठेगा। आपने दूसरा नाम बताया था झंझारपुर का, जहाँ 7 मई को वोटिंग होना है, और उससे पहले 19 मई तक यहाँ भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी। यहाँ अगर बात करें झंझारपुर में तो रामप्रीत मंडल है, और यहाँ वीआईपी को ये सीट दी गई है। बहुत चर्चा थी जब वीआईपी को सीट दी गई थी, तो कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुकेश सहनी ने सरेंडर कर दिया है इस चुनावी प्रक्रिया में। और जो समझौता हुआ है एक दूसरे के बीच में, उस समझौते में कुछ ऐसी बातें जरूर हुई है मुकेश सहनी के साथ, जिससे कि मुकेश सहनी आशान्वित है कि वो आगे चल करके सत्ता या फिर सदन में पहुंच जाएंगे। मुकेश सहनी कहीं ना कहीं बिहार पर भी विशेष फोकस रखना चाहते हैं, और उनका मानना यह है कि अब बिहार में बैठ करके ही अपने समाज के लोगों का हित किया जा सकता है। वो 2025 में इस बात की तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद आशान्वित हैं कि 2025 में वो सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, वहीं मुकेश सहनी को ऐसा लगता है कि 2020 में जो गलती हुई है वो 2025 में नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि जब दोनों में सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा था तो तेजस्वी यादव ने इस बात को रिपीट किया था कि अगर कोई सोचता है तो वो बंद कर दे सोचना, क्योंकि ये गठबंधन जो हमारा बन रहा है मुकेश जी के साथ, ये गठबंधन 2025 तक के लिए बन रहा है। और छोटे भाई के रूप में तेजस्वी यादव को आशीर्वाद भी दिया। जहां से ये कहानी शुरू हुई थी दुश्मनी की, वहीं आकर के खत्म भी हुई है। बीच मीटिंग से उठ करके प्रेस वार्ता से उठ के गए थे, और उसी प्रेस वार्ता में एक्सेप्ट भी किए। तो खैर झंझारपुर में अभी तक उम्मीदवार नहीं तय हुआ है, उम्मीदवारों की तलाश जारी है, सर्वे जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ क्या समीकरण लेकर के आते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि झंझारपुर में जो समीकरण बना है उसमें अभी अपर हैंड जो है वो एनडीए गठबंधन का है, क्योंकि अभी तक उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ है। यहाँ तक आप इंडिया गठबंधन के लोगों से बात कीजिए तो वो कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉक ओवर देने की तैयारी है। देखिए क्या होता है।
इसके अलावे और भी कौन सा सुपौल की सीट की बात करें। देखिए सुपौल की सीट में बहुत सारे पेंच फंसे हुए हैं जी। हमने कल ही सुपौल की सीट को लेकर के एक बड़ा विश्लेषण किया है जी। हमने ये विश्लेषण किया था कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल जिसके पास ये सीट है, क्योंकि दूसरे साइड में तो पता है कि ये सीट जनता दल यूनाइटेड का है और अपने पुराने छत्रप पर ही भरोसा किया गया है, लेकिन दूसरे खेमे में ये सीट जो है राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गई है। 2009 और 2014 में पता है कि सीट कहाँ थी, 2019 में भी ये सीट कहाँ थी ये सबको पता है, ये कांग्रेस के पास थी। और कांग्रेस में 2014 में जहाँ जीत करके आई थी रंजीत रंजन, वहाँ 2019 में उनकी हार हुई थी। दिलेश्वर कामत जीते थे, लेकिन दिलेश्वर कामत ने इन 5 सालों में जो उनका यात्रा रहा एज ए सांसद, उसमें उन्होंने क्या किया ये वहाँ की जनता को अभी तक पता नहीं है। जनता का कहना ये है कि वो तो लोगों से मिलते ही नहीं हैं। हमने चुनाव के बीच में कभी देखा था उनको जब वोट मांगने आए थे, उसके बाद तो कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल कई उम्मीदवारों पर दाव खेल रही है जी। अब तक उम्मीदवारों का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 3 लोगों का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। 1 नंबर पर चल रहे हैं बैद्यनाथ मेहता जी, जो पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में एक बड़े पद पर थे। 7 साल पहले उन्होंने VRS ले लिया है जी, IRS हुआ करते थे, बहुत अच्छे पद पर थे। उसके बाद दूसरा नाम आ रहा है चंद्रहास चौपाल का, जो कि उसी क्षेत्र में विधायक हैं, उनका भी नाम आ रहा है, वो भी अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, मैंने कहा भी था कि आपका एक इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने साफ कहा कि चुनाव की प्रक्रिया में व्यस्त हूँ और लगभग मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ जी। तो ये चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड है, बातचीत हुई थी, लेकिन नाम चूँकि उनका चर्चा में चल रहा है, कई तस्वीरें उनकी आई हैं सामने कि वो सुपौल में पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं तीसरा जो नाम है IP गुप्ता का आ रहा है जी। IP गुप्ता लगातार चर्चा में रहे हैं। IP गुप्ता को भी आइडियल कैंडिडेट कई क्षेत्रों के लिए कहा जाता था, चूँकि दलित समाज से आते हैं, पान समाज से, और इनके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है, लगभग 80-90 लाख से 1 करोड़ तक का इनके समाज के लोगों का वोट है, और ये अपने समाज के एक छत्र नेता हैं, काफ़ी मजबूत भी हैं, हर तरह से तैयार भी हैं, तो इनका भी नाम अंतिम समय में यहाँ जुड़ा है। ये सारी बातें एक बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये पूरी की पूरी कहानी जो है, पूरा स्क्रिप्ट जो है, वो इर्द गिर्द घूम रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ विन विन कंडीशन वाले उम्मीदवार को मौका दे। और ये सारी बातें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि इस पूरी कहानी में सुपौल किसी अलग करवट बैठेगा, और बैद्यनाथ मेहता जो यहाँ पर पूरी मजबूती के साथ, पूरी तैयारी के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं, अभी तक वो आइडियल कैंडिडेट के रूप में है और राष्ट्रीय जनता दल उनके नाम पर विचार कर रही है। एक नया सर्वे फिर से शुरू हुआ है, हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर में उस सर्वे का रिजल्ट आ जाए, तो इन तीनों नामों में से एक नाम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक महागठबंधन अपने कैंडिडेट्स क्यों नहीं उतार रही? काफ़ी समय हो चुका है, 6 फेज़ में जिस तरीके से चुनाव है, उसके बावजूद भी तीसरे फेज़ में नॉमिनेशन कुछ ही दिन रह गए हैं, बस मतदान में भी ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, लेकिन अभी तक कैंडिडेट प्रचार प्रसार कब करेंगे, किस तरीके से जनता के बीच उतरेंगे, क्योंकि नामों का ऐलान ही नहीं हुआ है। देखिए स्नेहा, सबसे बड़ी बात कि मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आपके साथ मैंने कई एपिसोड के इसमें कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी के लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 के चुनाव की, 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल 2024 ने 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहा है, इसलिए उसको हड़बड़ी कहाँ है, उसके पास तो बहुत सारा समय है। अब जिन लोगों को लोकसभा पहुंचना है वो इस पर टेंशन लें, और अगर एक भी सीट जीत करके आती है कहीं राष्ट्रीय जनता दल, तो उसके लिए तो गेन ही होगा, क्योंकि एक भी सीट पर नहीं जीती पिछले चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में देर होने का कारण एक ये भी होगा, दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई स्ट्रेटजी ऐसी बना रही हो कि एक बार बूम करने का नहीं, कभी कभी होता है कि देर आए दुरुस्त आए। किसी मैच में आप देखते होंगे कि जो अंडरडॉग होता है ना, वही मैच को जिता के ले जाता है। तो हो सकता है इस तरह की कोई बात सोच रहे होंगे। बाकी की सीटों के बारे में आप अगर बात करें तो अररिया की जी, इस सीट को कहा जाता है कि ये देखिए, ये जितनी भी सीटों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के बीच से जुड़े हुए सीट हैं और बॉर्डर एरिया के सीट हैं जी। तो अगर बात करें अररिया की, तो यहाँ प्रदीप कुमार को दूसरी बार मौका मिला, इससे पहले भी वो वहाँ सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनको मौका मिला है। 2019 में उन्होंने चुनाव जीता था, एक बार फिर से उन पर भरोसा किया गया है। और पत्थर में दूब नहीं होता है, पत्थर पे दूब, मैं बार बार इसकी उपमा को देता हूँ। जहाँ भी
सुखाड़ आपको नजर आएगा, वहाँ कहीं ना कहीं ये एक पौधा खिलाने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जैसी, जिसको कहा जाता है सांप्रदायिक पार्टी है, मुस्लिम हर हाल में चाहते हैं कि भाजपा को वोट न करें, लेकिन वहाँ से जीत करके आते हैं, तो निश्चित रूप से प्रदीप कुमार भी यहाँ के एक आइडियल कैंडिडेट है। इनके विरुद्ध भी अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ, लिस्ट नहीं आया, लेकिन सरफराज आलम को टिकट मिलेगा, उनके भाई हैं उनको टिकट मिलेगा। किसको मिलेगा? सरफराज आलम के बारे में कहा जा रहा है कि उनको सिंबल मिल चुका है, लेकिन जो है घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा एक सीट खगड़िया की है, जो सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास है। इसमें भी एक प्रयोग किया है चिराग पासवान। वहाँ के लोकल लोग कार्यकर्ता की बात करते हैं, बहुत सारी बात करते हैं। हालांकि राजेश गुप्ता लंबे समय से उनकी पार्टी के सदस्य रहे हैं, सक्रिय सदस्यों में से रहे हैं। यहाँ कई नाम चल रहे थे, उन नामों को पीछे करके राजेश गुप्ता को नाम देने के पीछे का क्या उनका स्ट्रेटजी है, ये तो बाद में पता चलेगा। क्योंकि आपको पता है कि एक समाज जो है काफी नाराज चल रहा है अभी दोनों ही गठबंधन से, वो है वैश्य समाज। वैश्य समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर के, वैश्य समाज में आपने देखा होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने दो वैश्य का टिकट काटा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। शिवहर की बात कर लें, सीतामढ़ी की बात कर लें, तो वहाँ से वैश्य समाज के लोगों को वोट नहीं मिला है इस बार सिंबल। दूसरी तरफ एक उसे पाटने की कोशिश कहीं ना कहीं किया है चिराग पासवान ने। यंग है, एनर्जेटिक है, और यहाँ से उनके विरुद्ध सीपीएम के कैंडिडेट हैं जो कि नाम घोषित हो चुका है, संजय कुशवाहा है, जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप इतना बात समझ लीजिए कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड की बात सब हो गई है, और फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड के बाद ये तीसरे राउंड में जो है वो कहीं ना कहीं नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू, और नॉमिनेशन की प्रक्रिया जब समाप्त होगी 19 तारीख को, तो एक बात आप मान के चलिए कि 19 तारीख को नॉमिनेशन प्रक्रिया के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट होगा। उससे पहले कभी भी आप देखिएगा 24 घंटे 48 घंटे में कभी भी घोषणा किया जा सकता है महागठबंधन की तरफ। बाकी जो शेष उम्मीदवार हैं उनका आधिकारिक रूप से पूरी कहानी एक ही बात पर टिकी हुई है कि ये लड़ाई इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन होगा। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार क्लियर हैं, इंडिया गठबंधन किस तरह से ट्विस्ट लाएगा ये बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय हो सकता है। जैसे ही नाम सामने आएंगे फिर एक बार हम जुड़ेंगे। जी, तो देखिए इंडिया गठबंधन ने अभी तक अपने नामों की जो सूची है जहां से कैंडिडेट लड़ेंगे वो अभी तक घोषित नहीं किया है। दूसरी तरफ एनडीए है जहां से सारे उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। अब देखना होगा ट्विस्ट क्या आता है कहानी में, क्योंकि मुकेश सहनी ने तो सीधे तौर पे चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, और उनका ये कहना है कि इस बार हम तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे। तस्वीरें भी सामने आई थी। अब देखना होगा जब 19 मई को नॉमिनेशन होता है तो कौन कौन से दिलचस्प नाम सामने आते हैं। आप बने रहिए भारत लाइव के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।